हमने 3 अकाउंट्स देखे थे मेनली जो इस चैप्टर में प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना। फर्स्ट अकाउंट कौन सा था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्यों बनाते थे पता है? बिजनेस में कितनी कैश या बैंक बैलेंस बढ़ा, या फिर हमने कितना कैश में पेमेंट दिया या बैंक से हमने पेमेंट दिया, सिर्फ 2 चीजों की जानकारी रखनी है, ठीक है। सबसे इजी जो अकाउंट है ना इसमें यही है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राप्ति व भुगतान खाता, प्राप्ति व भुगतान खाता। बहुत ही सिंपल तरीके से अकाउंट बनता है। जैसा इसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसका मतलब कितनी रिसिप्ट हुई वो शो करनी है और कितना पेमेंट किया हमने वो शो करना अपने को। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा पहले वो समझ लेना। कैश बुक बनाई कभी आपने भाई? कैश बुक या कैश अकाउंट तो बनाया होगा 11th क्लास में, वो तो किया होगा कम से कम। देखो ये एक्चुअल में कैश अकाउंट जैसा ही होता है। कैश का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी। यानी कि जैसे सपोज कीजिए हमारा साल स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च। तो हम मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को सपोज कीजिए हमने हमारी बुक्स स्टार्ट करी, तो उस दिन हमारे पास कैश का या बैंक बैलेंस का कितना बैलेंस पड़ा था, शेष पड़ा था। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये किस किस का आएगा? एक तो कैश का और एक बैंक का। कैश में हमारे पास कितने पैसे पड़े थे और बैंक में हमारे पास में कितने पैसे पड़े थे, ठीक है। मतलब ओपनिंग बैलेंस बाई 2 में आया है तो क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? बाई साइड में। अच्छा ये कौन सा बैलेंस है? अगर मैं ये लिखूं तो बाई बैलेंस सीडी, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट। वेरी गुड। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये क्रेडिट कैसे हुआ? क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा। ओपनिंग बैलेंस जहां पर भी लिखते हैं ना वो उसी साइड में आता है, यानी कि ये है ओपनिंग बैलेंस। ये किस साइड में लिखा हमने? ये डेबिट साइड है। और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जिधर लिखते हो ना वही रहता है, यानी ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस की जब बात आती है तो इसका रिवर्स होता है, उल्टा। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। आया कहां है? क्रेडिट में, यानी कि कौन सा बैलेंस है? डेबिट। बताओ ये बैलेंस क्यों आया? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आई थी, तभी तो ये बैलेंस आया। तो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ऐसा याद करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम टू बैलेंस सीडी लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है? एसेट्स या लायबिलिटी? कहां लिखते थे उसको बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड में। टू बैलेंस सीडी जो होता था उसको एज इट इज उठा के लायबिलिटी साइड में डालते थे अपन। तो क्यों डालते थे? क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस होता था। टू में लिखा मतलब डेबिट में लिखा, और क्लोजिंग बैलेंस है तो उसका रिवर्स करना अपने को। समझ गए? तो पहले तो इस चीज को भी क्लियर करो। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्योंकि कैश है और कैश अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होना चाहिए। लेकिन कैश के साथ एक चीज और है, बैंक। क्या जरूरी है क्या कि बैंक बैलेंस भी हमेशा डेबिट में ही आए? कई बार हमें बैंक फैसिलिटी देती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। सुना है कभी? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जितना पैसा मेरा बैंक में डिपॉजिट है, जमा है, उससे ज्यादा अमाउंट में निकाल सकता हूं इमरजेंसी वाले केस में, है ना। तो जब मैं ज्यादा पैसा निकालूंगा तो बैंक में पैसे जमा होंगे तो डेबिट बैलेंस होगा, और ज्यादा निकालिए तो माइनस में चला जाएगा बैलेंस। माइनस में जाने का मतलब वो लायबिलिटी बन गई आपके लिए, वापस पे करना पड़ेगा। इस चीज को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा टू साइड में आता है, लेकिन बैंक का हम ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका बैलेंस कौन सा वाला? ओपनिंग। बाई में भी आ सकता है। ये कौन सी सिचुएशन होगी? ये होगी बैंक ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन, ठीक है। बाकी 90% चांसेस में तो टू में आएगा। तो ये तो हमने इसकी स्टार्टिंग कर दी अभी, रिसिप्ट और पेमेंट की, है ना। ये जो साइड होती है कौन सी साइड होती है पता है? ये होती है रिसिप्ट साइड, और ये होती है हमारे पास में पेमेंट साइड। रिसिप्ट मतलब पैसा आया तो लिखो, पेमेंट मतलब हमने जहां पर पेमेंट दिया वो लिखो, ठीक है। सबसे इजी अकाउंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें यह सोचना है कि पैसा आया, कहां से आया कहां से नहीं आया, इस पे दिमाग नहीं लगाना। हमें सिर्फ ये देखना पैसा आया या नहीं आया। पैसा अगर आ गया तो डेबिट में लिख दो, पैसा अगर गया तो क्रेडिट में लिख दो। सिंपल सा लॉजिक है। पेमेंट किया तो क्रेडिट में, पैसा आया तो रिसिप्ट में। एक दो एग्जांपल लेते हैं। मैंने मशीन खरीदी, पैसा आया या गया? कहां लिखूंगा? रिसिप्ट में या पेमेंट में? पेमेंट में, यानी कहां जाएगा? बाई साइड में। मैंने मशीन बेच दी, रिसिप्ट में। समझ पा रहे हो? सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, कल पढ़ा हमने, सब्सक्रिप्शन चंदा,
पैसा आया है रिसिप्ट में, ठीक है। डोनेशन रिसीव हुआ रिसिप्ट में। इंटरेस्ट मिला मुझे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसिप्ट में। मैंने प्लांट खरीदा पेमेंट में। तो पता है यहां पर मैं सारी चीजें ले रहा हूं। बताओ, रेंट पे किया पेमेंट, सैलरी पे करी। तो यहां नहीं सोचना रेवेन्यू है कि कैपिटल। जो हमने कल पढ़ा था कि रेवेन्यू टाइप के खर्चे क्या होते हैं और कैपिटल टाइप के खर्चे क्या होते हैं। ये तो कहता मुझे मतलब नहीं रेवेन्यू और कैपिटल, मुझे तो सिर्फ इतना बताओ पैसा आया या नहीं आया। हमने कहा पैसा आया तो लिखो डेबिट में, और पैसा गया तो कहा लिखो क्रेडिट में, ठीक है। यानी ये रिसिप्ट साइड पैसा आया तो, और वो पेमेंट साइड। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कहां कहां से हमारे पास पैसा आ सकता बिजनेस में। तो सबसे फर्स्ट हमने सोर्स क्या पढ़ा था, याद है कल? सब्सक्रिप्शन, चंदा। हम एक क्लब की बात करें, क्लब में क्या होगा, चंदा मिलता है इनको नॉर्मली, तो वो एक तरीके से रिसिप्ट हो जाएगी। तो क्या भी लिखेंगे इसको, टू सब्सक्रिप्शन, पैसा आया ना हमारे पास में। और क्या था, टू डोनेशन। कल मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको, जो था हमारे पास में, टू लाइफ मेंबरशिप फीस। सुना है कभी शब्द लाइफ मेंबरशिप फीस? अब सुनो, टू लाइफ मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि हम हर साल कुछ पैसे लेते हैं हमारे मेंबर से, ठीक है। जो भी क्लब के मेंबर्स होते हैं उनसे हम हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट लेते हैं, और हम उनको कहते हैं कि हम पूरे साल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस भी ले सकता हूं क्या मैं उनसे? मैंने किसी मेंबर को बोला एक बार पैसा दे दो बस, उसके बाद आपसे कभी भी हम पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट वो वन टाइम पे करता है, इसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। फिर उससे हर साल हम सब्सक्रिप्शन नहीं मांगेंगे, चंदा नहीं मांगेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये भी नहीं इनकी इनकम का एक बड़ा सोर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या था, टू सेल ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर। प्रॉफिट यहां नहीं आएगा मैडम, यहां तो सिर्फ ये देखना पैसा आया गया। लाइट कैसे चली गई आज? अब देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस तो हो गई, सेल ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर हो गया हमारे पास में। इसके अलावा और क्या है जो हमारे पास में पैसे मिल सकते हैं अपने को? लेगेसीज, वेरी गुड। टू लेगेसीज, विरासत में मिली संपत्तियां अगर आपके पास में कोई है ना। और इसके अलावा हमने कहा हम सेल कर सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन्स वगैरह। टू न्यूज सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ठीक है। और क्या क्या थे? प्रॉफिट। देखो एक चीज सुनो, मैंने 10 लाख की मशीन बेची, 10 लाख पे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जब आपने 10 लाख की मशीन बेची थी ना, वो 10 लाख यहाँ आ चुके हैं। समझ में आ रहा है? मैं एसेट्स बेचूंगा तो पैसा आएगा, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो अलग से प्रॉफिट या लॉस को नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट हुआ वो तो अपने आप उस संपत्ति में, एसेट्स में शामिल होगा, समझ गए? जो कि हम यहां लिखेंगे टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम फिक्स एसेट्स बेच देते हैं, तो मैंने यहां पर सीधा लिख दिया फिक्स एसेट्स। अलग अलग नहीं लिखेंगे, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, वो सब फिक्स एसेट्स होती है। वो हमने बेची तो उससे भी हमारे पास क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसमें फिक्स एसेट्स में आ गए मान लो, नहीं तो अलग से लिखना, ये लो टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर क्या हमने ये सोचा कि रिवेन्यू है या कैपिटल? वापस बताओ, हमने नहीं सोचा, और ना हमें सोचना है। यहां पर कैपिटल टाइप का खर्चा है या रेवेन्यू टाइप का खर्चा है, ये जब भी बात आएगी ना, ये हम सोचेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में। क्योंकि हमें रेवेन्यू टाइप के खर्चों को तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है, आगे मैं एक और एक्सप्लेन करूंगा आपको। और जो कैपिटल टाइप के खर्चे और इनकम होते हैं वो सीधा बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब आप बनाओगे तो एक ही चीज दिमाग में रखना, पैसा आया तो डेबिट में लिखो और पैसा गया तो क्रेडिट में लिखो, बस, ठीक है। अब पैसा कहां कहां जा सकता है? देखो, पेमेंट में आएंगे हम, किस किस चीज का पेमेंट कर सकते हैं? बाय रेंट, बाय सैलरी, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बाय इंटरेस्ट पे कर सकते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने लोन ले रखा है जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप किसी को लोन दे भी सकते हो? यस, हम किसी को लोन दे भी सकते हैं, और अगर मैं किसी को लोन दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा, है ना। तो हमने अगर किसी को इंटरेस्ट दिया, लोन दिया, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टू में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन।
समझ गए? और क्या हो सकता है बताओ एक्सपेंस के अंदर? बाय, अच्छा मैं फिक्स डिपॉजिट करा सकता हूं, क्लब नॉर्मली एफडी करवा के रखता, सुना है एफडी, फिक्स डिपॉजिट 4 या 5 साल के लिए, हमें लगता है हमारे पास पैसा पड़ा है, फालतू है, यूज नहीं आएगा 3-4 साल तक के लिए, तो मैंने इसको एक एफडी करा दी कि 3 या 4 साल तक पैसा पड़ा रहेगा, तब मुझे इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे मिल जाएगा। तो ये पैसा मैंने डिपॉजिट करा दिया कहां पर? बैंक में। तो हमारे यहां से पैसा गया या नहीं गया? गया, लिखना बाई साइड में। पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट, बस कुछ सोचना है क्या इसमें? बहुत इजी अकाउंट है। बाई साइड में बाय फिक्स डिपॉजिट। अब मुझे एक बात बताओ, आपने फिक्स डिपॉजिट करा दी, क्या इस पे इंटरेस्ट मिल सकता है क्या? ब्याज मिल सकता है आपको। अगर इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव होगा, तो कहां आएगा? रिसिप्ट में। तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है यहां पर? बाय साइड में हमने एसेट्स खरीद ली, बताओ क्या लिखें? बाय परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे यहां सेल करी थी तो पैसा आया, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा भी तो सही। हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, तो बाई साइड में आएगा बाई परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे। न्यूज़पेपर, उसके लिए हर मंथली आपको पे करना पड़ता है, तो बाय न्यूज़पेपर एक्सपेंस। न्यूज़पेपर एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन हो गया। और क्या हो सकता है? बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमने प्रिंटिंग का खर्चा किया, स्टेशनरी का खर्चा किया। तो एक देखो इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो हमें सिर्फ सोचना क्या है? अगेन, पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट। ठीक है, ये सब होने के बाद में हम क्या करते हैं? इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस कैसे? ये टोटल हमारे पास पैसा आया, पता है, और इतना पैसा हमारे यहां से गया, गया तो लास्ट में जो बच जाएगा वो क्या होगा? बैलेंस आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाई साइड में बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, और क्या लिखेंगे? कैश का बैलेंस बचा तो कैश, और बैंक का बैलेंस बचा तो बैंक। ठीक है, ये आपके पास बन गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल सा है, इसको उतार लो फटाफट, याद भी करो अभी के भी इसको अच्छे से। मैं अगर आपको एक पॉइंट बोलूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी थोड़ी पूछिए निकम्मो, मतलब बताओ। मतलब बकाया, मतलब जो सैलरी चुकानी बाकी है। ठीक है, तो ऐसी सैलरी जिसका अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया। अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 5,000 रुपए, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? सोच के जवाब देना। नहीं आएगा, क्यों? चुकाने हैं, चुका ही नहीं है। जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बनाओगे, सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना, पैसा गया या नहीं, या पैसा आया या नहीं। ठीक है, अगर पैसा आया है तो लिखो, आएगा कि नहीं आएगा सब रामायण बात की है, वो आगे जाके माथाकुटी करेंगे। सर समझ में आ रहा है? फिर मैं बात करता हूं, सैलरी पे करनी थी अपने को। सर सैलरी पे तो करेंगे, मैंने कहा करेंगे नहीं, वो साइड में रखो। करी या नहीं करी? नहीं करी ना, नहीं लिखना, बात खत्म। समझ पा रहे हो एक चीज? तो दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो कि कोई चीज अगर वास्तव में एक्चुअल में हमने रिसीव करा है या पेमेंट किया है ना, तो बस वही चीज यहां आएगी। करेंगे बाद में देखना है, आएगा बाद में देखना है। ठीक है, आया या नहीं आया? अगर आ गया तो लिखो, नहीं आया तो हटाओ। पेमेंट कर दिया तो लिखो, नहीं किया तो हटाओ, बात खत्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर है आपके पास इसका फर्स्ट, प्रश्न संख्या 1। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पेज नंबर 340। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित सूचनाओं से क्लब का 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए क्लब प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, हमें 31 मार्च को एंड होने वाले साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब देखो इसने क्या क्या चीजें दे रखी है, अच्छे से सोचना, और सिर्फ ये देखना है पैसा आया तो रिसिप्ट में और पैसा गया तो पेमेंट में। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पहले फॉर्मेट बना ले, आप ही बताएंगे, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 1,
हमें बनाना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑनरेरियम कल समझाया था, जब हम हमारे गेस्ट की आवभगत करने के लिए, यानी किसी को बुलाते हैं स्पेशल पर्सन को, तो उसकी देखरेख करने के लिए चाय नाश्ते का खर्चा, माला वाला पहना है उनको वो खर्चा, वो सब मानदेय होता है। ठीक है, अब बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे फर्स्ट अपने को क्या चाहिए? बैलेंस। देखिए दिया हुआ आपके पास कैश इन हैंड ओपनिंग कितना दिया? 1000। और कैश इन हैंड बैंक ओपनिंग मतलब बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 2000। दोनों ही हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है, और एसेट्स का हमेशा बैलेंस कहां आता है? डेबिट में। ये डेबिट साइड है, वो क्रेडिट साइड है। ठीक है, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ठीक है, बताओ बैंक टू बैलेंस बीडी में एक तो हमारे पास कैश था, एक हमारे पास बैंक बैलेंस था। कैश थी हमारे पास 1000 और बैंक बैलेंस था 2000, टोटल मिला के 3000 हमारे पास ओपनिंग में बैलेंस आ गया। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ते रहो। सब्सक्रिप्शन रिसीव, चंदा प्राप्त हुआ 2 में की 22 में? 2 में। ठीक है, रिसिप्ट हुआ, क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन कितना? 30,000। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव, कहा लिखे? 2 में। रिसिप्ट हो रही है ना, कुछ नहीं सोचना, पैसा आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट में। टू लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी रिसीव हुई? 5000। नेक्स्ट, फिर लिखा हुआ अपने पास अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा, पैसा आया। पैसा आया या नहीं आया? लिखना है। तो देखो कई लोग कहते हैं सर ये रेवेन्यू टाइप का है कि कैपिटल टाइप का, मैंने कहा इसमें सोचना ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है। ये सिर्फ ये बताता आपको कि आपके पास पूरे साल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इनकम एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन जो हम करेंगे ना, वो आगे करेंगे। ठीक है, वहां से हमें वास्तव में प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। लेकिन ये सिर्फ क्या बताता आपके पास कितनी कैश आपके पास साल के लास्ट में बची, बस। ठीक है, तो अब हमारे पास में टू हमने सेल किया है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो पैसा आया 6000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट परचेज किए, परचेज किया मतलब खरीदा, खरीदा तो पैसा गया, गया तो कहां पर? बाय साइड में। क्या लिखेंगे? बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000। नेक्स्ट, रेंट पेड, चुका दिया हमने, चुका दिया तो आएगा बाई साइड में। पेमेंट हुआ, पैसा गया बाय रेंट, कितना? बस 500। फिर है जनरल एक्सपेंस, कितने? 700। कुछ नहीं लिखा है इसने, तो हमें ये मानना हमने पे कर दिया। अगर पे नहीं करते तो वर्ड डालता आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो सिर्फ लिखा जनरल एक्सपेंस, यानी हमने खर्चा किया, खर्चा किया तो पैसा गया, पैसा गया तो बाई साइड में लिखेंगे बाय जनरल एक्सपेंस। कितने? 700 या 800? देख लो एक बार पहले वापस। 700। नेक्स्ट, सैलरीज पेड, वेतन चुकाया, पैसा आया कि गया? गया। 2 में कि बाई में? बाई में। कितना? 800 बाय सैलरी 800। फिर नेक्स्ट, ऑनरेरियम पेड, लाइन वाइज पढ़ते जाओ, न्यूज़पेपर पे चले गए सीधा। ऑनरेरियम खा जाओगे क्या? ऑनरेरियम पे किया हमने, बताओ? बाय साइड में। पेमेंट हुआ बाय ऑनरेरियम, ऑनरेरियम पेड, कितना पे किया? 2000। बताओ, आओ भगत तो भारी पड़ गई, 2000 की है। न्यूज़पेपर एंड जनरल, खर्चा हो गया, न्यूज़पेपर खरीदे। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये रिसिप्ट भी तो हो सकती है, रिसिप्ट होती तो लिखता। ठीक है, जब नहीं है तो न्यूज़पेपर का खर्चा होता है, इनकम नहीं होती। पता है ना, बेचते तो 10 रुपए देता रद्दी वाला, लेकिन पैसे लेने आते तो 150-200 लेके जाता हूँ। बाई साइड में बाय न्यूज़पेपर एंड जनरल्स, जो छोटी बड़ी बुक्स आती है ना इनके साथ में, उनको जनरल्स बोलते हैं। कितने? 3000। नेक्स्ट, देखो आ गया। अगर रिसिप्ट होती तो इस तरीके से लिखता है ना, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने रद्दी माल हमने बेचा, पैसा आया, आया तो लिखो 2 में। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितने के? इतनी भारी रकम आई।
स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, बताओ हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, पता ना, बैट बॉल है ना, फुटबॉल हॉकी वगैरह वो सब, बताओ खरीदा तो पैसा गया बाई साइड में, बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 7,000। नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्या मतलब हुआ इसका? अदत्त है, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, हमने तो अभी तक पे ही नहीं किया, और जब पे ही नहीं किया तो यहाँ तो आता ही नहीं है। ये तो सिर्फ इतना कहता बताओ पैसा आया या गया, आया तो लिखो, गया तो लिखो, बाकी मुझे माथामुड़ी नहीं करनी, ठीक है। ये पिताजी जैसा होता है, पिताजी होते हैं ना घर में, कुछ नहीं बोलते हो तो कब आया कब गया, लेकिन थोड़ा और आगे जाते तो कौन मिलते हैं, वो फिर पूछताछ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दादाजी को हमें मान लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अभी पढ़ते हैं आगे। फिर लिखा हुआ है अब वेजेस तो कहीं नहीं आएगा, उसके बाद में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ कहां आएगा, 2 में कि बाई में? 2 में। प्राप्त हुआ है तो 2 में, टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट है क्या? वैसे ये भी इनकम ही होती है, इंटरेस्ट लिख दीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव हुआ? 1050 रुपीज, 1050। अब देखो ध्यान से, इसने क्लोजिंग में भी बता दिया केस, लेकिन क्लोजिंग में इसने केस का बैलेंस बताया, बैंक का गायब कर दिया जो आपको निकालना है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग वाला बैलेंस है। ये कह रहा है लास्ट में आपके पास केस कितनी थी, केस तो हमारे पास थी 6000, ठीक है, और बैंक बैलेंस आपसे पूछ रहा बताओ क्या होगा, निकाल सकते हैं, अकाउंट बनाते वैसे तो करना है। अब इसकी पूरे की टोटल करो, उसमें से जो भी है ये तो लेस करो, कैश भी लेस करो, तो जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा क्या होगा, बैंक होगा। तो ये बैंक बैलेंस हम निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अभी निकालते हैं, देखते हैं आपके 45,150 सही है या नहीं। 3,000, 30,000, 5,000, 6,000, 100 और 1,050, 45,150, वेरी गुड। इसमें से ये सब चीजें मैं अगर माइनस कर दूं, देखो हो सकता है बैलेंस इधर भी आ जाए, अगर इधर आया तो ये नॉर्मल बैलेंस होता है, लेकिन अगर बैंक का बैलेंस इधर आ गया तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, उल्टा, ये याद रखना। ये बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस है, और बैंक हमारे लिए एसेट्स होती है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अगर ये इधर आ जाए तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। और अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो जाए तो इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ऐसा होगा 1-2 क्वेश्चन में। माइनस 15,500, 700, 800, 2,000, 3,000, 7,000 एंड 6,000, 10,150 रुपए मात्र। आपके आंसर 2,150 है, तो उसको आप चेंज करें और 10,150 लीजिए, ठीक है। ये आपके एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, नया पॉइंट वैसे कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा एक बार इधर देखना वापस, ये जो सब्सक्रिप्शन है, हमने बोला नहीं है यहां पर कुछ भी कि कब का है। सपोज कीजिए मैं अगर आपको ये लिख दूं, ये 2019 का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, और हमें 2019 में मिल गया, क्या जरूरी है क्या कि उस साल की इनकम उसी साल प्राप्त हो जाए, रिसीव हो जाए, या कोई एक ऐसा एक्सपेंस है जो इस साल का था, जो हम इस साल नहीं कर रहे हैं तो अगले साल में कर दें, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमें देखो यहां पर क्या देखना होता है, ये अकाउंट बहुत ही सिंपल अकाउंट है। ये कहता मुझे तो आप ये बताओ पैसा आया या नहीं, मैंने कहा पैसा आया तो लिख दो। ये नहीं कहता अगले साल का है कि पिछले साल का, ये माथामुड़ी कराता ही नहीं बिल्कुल। अगर मैं आपको ये बोल दूं, मैंने कहा सब्सक्रिप्शन है जो आपको इस साल मिला, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन कुछ तो 2018 का था, कुछ 2019 का था और कुछ 2020 का था, समझ पा रहे हो। यानी 2018 में कुछ बकाया होगा, मैंने मेंबर से पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए, मैंने कहा 2,000 रुपए तो उसके बकाया थे। 2019 ये हमारा करंट ईयर चल रहा है, इसके मेरे पास 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, और कई ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने एडवांस में दे दिया, ये भी हो सकता है। मैंने कहा इन्होंने एडवांस में कितने दे दिए, 20,000 रुपए। तो क्या मुझे टोटल मिलाकर इस बार 1,20,000 रुपए प्राप्त हुए? कितना रिसीव हुआ आपको इस बार? 1,22,000, 1,22,000 अपने को इस बार रिसीव हुए। कैसे रिसीव हुए? मैंने कहा मिला तो इस बार ही है ना, ये पिछले साल का बाकी था जो इस बार मिल गया। और कई मेंबर्स ऐसे जिन्होंने मुझे एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया, ठीक है, उन्होंने बोला ये पकड़ो 20,000 रुपए, बार बार मांगने आ जाते हो, अगले साल का भी रख लो। ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है। मुझे टोटल मिला के कितना पैसा मिला,
1,22,000। तो पता है मैं जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाऊंगा यहाँ 1,22,000 लिखूंगा, लेकिन जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा, ठीक है, तो जब हम आय व्यय खाते में जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में जाते हैं, वहां कुछ मातापोड़ी होती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं, तो अगले क्वेश्चन पे तो अपन आते ही हैं, बट पहले उसका थोड़ा हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले हम जो प्रिपेयर करेंगे ना यहाँ पर, वो यही बनाने वाले हैं, कौन सा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हमारे पास कैश अवेलेबल कितनी है साल के एंड में, ठीक है। जैसे मैं ये कहता हूं, सबसे पहले आप क्या बनाते हो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हम सबसे फर्स्ट बनाते हैं। इसके बाद इसकी हेल्प से अपन दो और प्रिपेयर करते हैं, एक अकाउंट और एक स्टेटमेंट, जिसका नाम है, एक का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कल हमने थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में, और दूसरा क्या है? बैलेंस शीट। अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखना ना, इधर। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या मैं कह सकता हूं? रेवेन्यू टाइप के भी खर्चे आते हैं, कैपिटल टाइप के भी खर्चे आते हैं। रेवेन्यू टाइप की इनकम भी आती है और कैपिटल टाइप की इनकम भी आती है, यानी वो खर्चे भी आते हैं जो 12 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाए, वो एक्सपेंस भी आते हैं जो 12 महीने से बाहर जाए, है ना। वो इनकम भी आती है जो 12 महीने के अंदर अंदर फिनिश हो जाती है, और वो इनकम भी आती है जो 12 महीने के बाद भी अपने चलती रहती है, ठीक है, कह सकता हूं। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट ने कुछ नहीं सोचा था जब उसने अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, उसने तो सिर्फ क्या सोचा? पैसा आया ना, लिखते जाओ। मैंने क्या बोला? वो पिताजी जैसे होते हैं, पापा कहते हैं आए जो लिखते जाओ, लेकिन दादाजी मिलते हैं आगे। कौन मिलते हैं? ये है हमारे दादाजी। और दादाजी मिलते हुए हमें बोलते हैं, इधर आ बेटा, कहां जा रहा है? मैंने कहा साहब 1,00,000 रुपए मिले मुझे, है ना। कितने रुपए मिले? 1,00,000 रुपए। पापा ने कहा तिजोरी में रख दे। मैं तिजोरी में रखने जा रहा हूं, दादाजी ने बोला पहले दिखा तो सही 1,00,000 रुपए होते कैसे। मैंने कहा देखो साहब, दिखाया तो दादाजी ने बोला कहां से आए बेटा? मैंने कहा पापा ने बोला कि ये इनकम सीधा तिजोरी में डाल दो, मैं आपको क्यों बताऊं। उन्होंने एक थप्पड़ मार दी खींच के, दादाजी हूं मैं तेरा, बताना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो जब भी आप ये इनकम लेके कहीं और जाओगे तो आपको सबसे पहले मिलना पड़ेगा दादाजी से, और उन्हें हमें पूछना पड़ेगा कि दादाजी ये इनकम सीधा तिजोरी में रखूं या फिर आपकी कोई पर्सनल तिजोरी भी है, बैलेंस शीट, है ना। तो देखो, पापा जी डेली का खर्चा चलाते हैं, लेकिन दादाजी फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, है ना। पापा जी को 1 साल का खर्चा निकालना, दादाजी सोचते हैं फ्यूचर में भी खर्चा चलता रहे, है ना। तो फ्यूचर की जो बात करेगा ना हमेशा, वो कौन होंगे? वो दादाजी होंगे, ये हमें मान के चलना। वैसे पापा भी करते हैं, दिल पे मत ले लेना इस चीज को। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में से जो पैसा हमारे पास में आया, उसमें से दादाजी ने बोला बता ये इस साल की इनकम है कि अगले साल की या पिछले साल की। मैंने कहा क्या माताफोड़ी कर रहे हैं आप? बोला माताफोड़ी क्या होती है बता, 1,00,000 रुपए कहां से आए? मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो हम जो क्लब चला रहे हैं ना, उस क्लब में हमें इस बार चंदा मिला, सब्सक्रिप्शन। क्या मिला? चंदा। उन्होंने बोला क्या पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए का चंदा जो है वो इस साल का है क्या? 2019, यानी जो हम साल, सॉरी 2019 नहीं 20 आ गया अब तो, 2020 करंट ईयर। क्या ये 2020 की इनकम है? समझ रहे हो? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो मैंने उनको बोला कि दादाजी मुझे 1,00,000 रुपए मिले। दादाजी ने बोला क्या पूरा का पूरा इस साल का है क्या? मैंने कहा नहीं दादाजी। उन्होंने बोला तो फिर मुझे एक्सप्लेन कर तू क्या क्या है। मैंने कहा देखो दादा, 2019 में 10,000 रुपए बाकी थे किसी आदमी के, वो मुझे इस बार देके जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। बोला एक भला इंसान और था जो मुझे एडवांस में देके चला गया, है ना। बोला कि 2020 है ना, ये पकड़, 2021 के भी पकड़। उसने 5,000 रुपए मुझे एडवांस दे दिए। तो ये जो 1,00,000 मिला था ना, इसमें से 15,000 तो वो जो 10 पिछले साल के थे और 5 अगले साल के। तो इस साल का कितना मिला? इस साल के 85,000 रुपए मिले, ठीक है। अब दादाजी आपको समझाएंगे। दादाजी कहेंगे देख बेटा, अगर मुझे इस साल का लाभ निकालना है ना, इस साल का लाभ, क्योंकि हम इस चैप्टर में यही कैलकुलेट करेंगे कि करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है ना। तो आपको नहीं लगता कि इस साल के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने में आप अगर ये दोनों चीजें शामिल कर लोगे तो गलत हो जाएगा? ये तो पिछले साल की इनकम है, तो पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए, और ये जो इनकम है अगले साल की इनकम है, ये अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए। मैंने कहा इस साल की इनकम क्या है? इस साल की इनकम सिर्फ 85,000 रुपए, ठीक है। तो दादाजी कहेंगे बेटा ये 85 तो तिजोरी में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 15,000 और आप 5,000 है, यानी टोटल मिला के 15,000 रुपए जो हो गए, 10 और 5, इनका मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये कहेंगे इसका एडजस्टमेंट मैं कर लूंगा अपने आप, और एडजस्टमेंट कहां करूंगा? बैलेंस शीट में। आया पॉइंट समझ में? तो क्या मैं कहूं कि इस 1 लाख रुपए में से सिर्फ फिलहाल 85,000 रुपए ही मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, यानी तिजोरी में क्या जाएगा? सिर्फ 85,000 जो इस साल की इनकम है। तो इससे कॉन्सेप्ट पता चल रहा है अपने को, पता क्या कॉन्सेप्ट पता चल रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमेशा आपको सरप्लस और डेफिशिएंसी बताएगा। कल हमने पढ़ा था क्या होता है सरप्लस, प्रॉफिट का ही दूसरा नाम सरप्लस है, डेफिशिएंसी लॉस होता है। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, यानी कि सरप्लस और डेफिशिएंसी बताएगा, लेकिन ये कंडीशन डाल देता है कि सरप्लस और डेफिशिएंसी मैं सिर्फ उसी साल की बताऊंगा जिस साल का डेटा तैयार किया जा रहा है। 2020 की अगर हम बात करेंगे तो ये कहेगा मुझे सिर्फ 2020 का लाभ बताना है। समझ पा रहे हो? 2021 और 2019 से मुझे मतलब नहीं है। अगर आपने उसको शामिल कर लिया तो मैं उसको आगे जाके अलग कर दूंगा। मैं कहूंगा कि साहब मुझे तो बताओ 2020 का प्रॉफिट क्या है ना? तो पिछले साल का पता है, ये कहेगा पिछले साल का तो मैंने जब पिछले साल बनाया था ना अकाउंट तब वहां डाल दिया। समझ में आ रहा है? अगले साल का जब अगले साल का बनाऊंगा तो वहां डाल दूंगा, लेकिन मुझे बताओ इस साल की इनकम क्या है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो ये जो पूरी माथाफुड़ी हम देख रहे हैं ना, टोटल माथाफुड़ी स्टार्ट विद द रिसिप्ट एंड पेमेंट है। यहां मुझे 1 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, रिसीव हुए थे, है ना? इस 1 लाख में से मैंने 85,000 तो कहां डाल दिए? इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इस साल की इनकम थी, और 15,000 का मुझे एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट क्या करना है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक तो पॉइंट क्लियर है कि अगर मैं 2020 का अगर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे सारी इनकम और सारे एक्सपेंस 2020 के ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो इनकम की बात हुई थी, क्या ऐसा ही हमें एक्सपेंस पे भी पढ़ना है क्या? पता ही जो रिसीव हो रहा है आउटस्टैंडिंग और जो एडवांस में मिल रहा है, इसी को तो अपन एडजस्टमेंट बोलते हैं। पिछले साल बकाया था तभी तो इस साल मिला, और पिछले साल बकाया था मतलब आउटस्टैंडिंग था। इस साल मुझे अगले साल की भी कोई इनकम रिसीव हो रही है तो रिसीव्ड इन एडवांस अर्नड इनकम आ गई। ये 4 एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, है ना? बट वो पढ़ाने से पहले समझे तो सही कि वो पढ़ क्यों रहे, इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं एक बात करता हूं सैलरी की। ठीक है, पापा ने फिर मुझे 2 लाख रुपए दिए, बोला बाहर रामू बैठा है उसको सैलरी दे के आ जा। मैं गया 2 लाख रुपए भागते भागते, बीच में कौन मिल गए? दादाजी। वो कहेंगे बेटा कहां जा रहा है? मैं कहा दादाजी सैलरी देनी है। इस बार मैं ये नहीं बोलूंगा पापा ने बोला, क्यों? थप्पड़ मार देंगे वापस, है ना? इसलिए मैंने कहा दादाजी देखो सैलरी देनी है। और किसको देनी है? रामू को। दादाजी ने बोला रामू की इस साल की सैलरी होती कितनी है? मैंने कहा देखो दादाजी 2020 में वो हमारे यहाँ पर जब काम करने लगा था तो हमने इसकी सैलरी 12,000 रुपए हर महीने की रखी। कितनी? 12,000। ठीक है, 12 नहीं 15 कर देते, चलो थोड़ा रईस रामू है हमारा। तो 15,000 इसकी सैलरी रखी हमने हर महीने की। तो दादाजी ने बोला बेटा 15,000 के हिसाब से अगर अपन देखें तो पूरे 12 महीने की इसकी सैलरी 1,80,000 रुपए होती है। पापा तो दानवीर बन गए, 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो बेटे ने क्या बोला? बोला कि पापा उसको 20,000 पे एडवांस दे रहे हैं। ठीक है, उसने बोला ठीक है देख के तो आजा। 2 लाख हमने उसको पेमेंट दे दिया। ठीक है, अब मैं जब इस साल का इनकम और एक्सपेंडिचर बनाऊंगा इसमें कितने रुपए आएंगे? 2 लाख या 1,80? पक्का? क्यों? 20,000 कहां गया? अगले साल। तो दादाजी कहेंगे बेटा ये लिख के तो चला जा, लेकिन इसमें से 1,80 तो कहां डाल दे? इनकम एक्सपेंडिचर, और 20,000 मेरे लिए छोड़ दे, एडजस्टमेंट करूंगा अभी मैं। ठीक है, अभी वो एडजस्टमेंट करेंगे, अभी तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखना है, एडजस्टमेंट तो अभी बाकी है। यहां तक कोई डाउट है? पक्का? अब एक पॉइंट और पूछता हूं, यही हमारे एडजस्टमेंट है जो इस चैप्टर में होने वाले हैं। 2 लाख रुपए थे और इस बार यहां पर मैं थोड़ी सैलरी चेंज कराऊं, इस बार थोड़ा रामू को और रईस बनाते हैं। इस बार पापा ने पैसा तो 2 लाख ही दिए, रास्ते में गए तो दादाजी ने पकड़ लिया और दादाजी ने पूछा कि बता रामू की सैलरी कितनी है? मैंने कहा दादाजी रामू की सैलरी 20,000 रुपए महीने की है। ठीक है, तो 20,000 के हिसाब से 12 महीने के होते कितने? 2,40,000 रुपए। मैं कितने दे रहा हूं? 2 लाख ही दे रहा हूं। तो क्या 40,000 रुपए अभी भी बकाया पड़े? आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग है। अब अगेन आपसे एक क्वेश्चन, इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा? सर 2 लाख ही जाएगा।
इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा? 2 लाख या 2,40,000 या 40,000? 40, वेरी गुड। 2,40 क्यों? क्योंकि सर 2,40,000 इस साल का है ना। इनकम एक्सपेंडिचर कहता है इस साल का खर्चा कितना हुआ? कितना हुआ इस साल का खर्चा? 2,40,000 खर्चा हुआ है। चुकाया या नहीं चुकाया इससे मतलब नहीं है, समझ पा रहे हो? इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ एक चीज जानता है, इस साल का क्या है। अब आपने चाहे चुकाया या नहीं चुकाया वो आपके आपसी माताफोड़ी है, दादाजी से माताफोड़ी करना, पापा से करना, लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है इस साल का खर्चा तो 2,40,000 ही हुआ ना, ये 2,40,000 इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना आपको, तब भी तो वास्तव में प्रॉफिट पता चलेगा आपको। देखो, क्या खर्चा होने का मतलब जरूरी है क्या कि उसका भुगतान भी कर दिया जाए? जरूरी नहीं है। मेरे बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो सबका पेमेंट करना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। अच्छा, पेमेंट नहीं किया तो क्या मेरा खर्चा नहीं हुआ? खर्चा तो हो गया, आज नहीं तो कल तो देने पड़ेंगे। तो जब मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। मैंने कहा मेरी एक साल की सेल थी 20 लाख रुपए। कितनी सेल थी? 20 लाख रुपए। इसमें कुछ खर्चे भी हैं, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस जो थे ना, वो टोटल मिला के 15 लाख रुपए के एक्सपेंस थे। ध्यान से देखना जो पॉइंट कह रहा हूं, जिसमें से मैंने 12 लाख रुपए तो पे कर दिए। ये लीजिए 20 लाख कर देते हैं। तो मैंने कहा 20 लाख की हमारी सेल हुई थी, टोटल खर्चे 15 लाख के हुए थे, जिसमें से आपने 12 लाख तो चुका दिए और 3 लाख रुपए ऐसे हैं जो अभी चुकाने बाकी हैं। क्या कह सकता हूं? आउटस्टैंडिंग है। मुझे बताओ आपने कितना प्रॉफिट कमाया? अच्छे से देख के जवाब देना। प्रॉफिट कितना कमाया? वास्तव में आपने लाभ कितना कमाया? हाँ, कितना कमाया? कमाए तो 5 लाख है, पर तो मैं यही पूछ रहा हूं, कमाया कितना? हमारी पता सोच क्या है? वास्तव में मिल जाना चाहिए, हाथ में चाहिए सारे लड्डू है, कैश आके बैठ जाए हमारे हाथ में। मैंने 20 लाख रुपए की सेल करी, 15 लाख का खर्चा हो गया, चुकाया या नहीं चुकाया इसका मतलब नहीं है। क्या ये मैं कभी चुकाऊंगा नहीं क्या? 3 लाख रुपए घर आके बैठ जाएंगे, सुबह सुबह चाय भी नहीं पीने देंगे, पैसे लेके जाते हैं। आया समझ में? वास्तव में खर्चा तो 15 लाख का हुआ ना। तो जब मैं एक्चुअल प्रॉफिट की गणना करूंगा ना, मेरा लाभ कितना हुआ, तो पता है मैं पूरे 15 लाख माइनस करूंगा और फिर लिखूंगा मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। आ रहा है समझ में? तो जब 15 लाख लिखे जाएंगे ना, तो मैं जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा 15 लाख लिखूंगा। अब ऐसा थोड़ी उसको बोल दूं कि देख भाई 3 लाख तो दिए ही नहीं, तो मेरा खर्चा तो 12 लाख ही हुआ। क्या खर्चा 12 लाख ही हुआ? 3 लाख नहीं दिए तो क्या देने तो है ना, भूल थोड़ी गया वो, अगला देने पड़ेंगे। तो इस साल का वास्तव में खर्चा हुआ कितना था? 15 लाख हुआ था, हमने चुका दिए 12 लाख, 3 लाख रुपए अभी बकाया है। ठीक है, ये तो बात आ गई इसकी। अब वापस सुनना, इसी में थोड़ा चेंज करता हूं। प्रॉफिट कितना कमाया? 5 लाख। ध्यान से देखना अच्छे से। मैंने कहा खर्चा अभी भी कितना हुआ है? 15 लाख, लेकिन आपने वास्तव में पे कर दिए 16 लाख रुपए। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कई बार हम एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं 16 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आपने एडवांस पे किए? अब मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट 5 कितना हुआ? 5 लाख। समझ पा रहे हो? हम ये नहीं देखते हैं कि वास्तव में चुकाया कितना है, हम ये देखते हैं वास्तव में हुआ कितना है, खर्चा कितना होना चाहिए था। तभी तो आपका वास्तव में प्रॉफिट पता चल पाएगा। अब ऐसे आप 16-14 करते गए तो साल का प्रॉफिट तो चेंज हो रहा है, कभी 4 लाख हो गया, कभी 5 लाख हो गया, जबकि पता है सेल फिक्स है, ये फिक्स है, चेंज तो सिर्फ यहां हो रहा है। खर्चा तो 15 लाख ही है, मैंने कभी कम पे कर दिया, कभी ज्यादा पे कर दिया। तो कभी कम चुकाना या ज्यादा चुकाने का मतलब ये थोड़ी आपकी इनकम कम ज्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये तो है ना, ये एक्चुअल में पेमेंट करते हैं हम, पेमेंट। वास्तव में पेमेंट तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाता है? ये जाता है। ठीक है, वास्तविक खर्चा हुआ कितना, पे किया कितना, उससे मतलब नहीं है। अब जैसे हमने ज्यादा पे कर दिया तो मैं 1 लाख रुपए इसमें से अलग करूंगा और कहीं और शो करेंगे। कहां पर ले जाओ? ठीक है, तो एक्चुअल में हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, 15 लाख और 16 लाख हमने पे कितना किया इससे मतलब नहीं होना चाहिए, वास्तव में खर्चा कितना हुआ इससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपने 1 लाख ज्यादा पे कर दिया ना, इसी को तो मैं बोलता हूं प्रीपेड एक्सपेंस। समझ रहे हो? तो यही तो एडजस्टमेंट होने वाले हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। और जो मैंने पहले कम पे किए थे 3 लाख, वो क्या था? वो आउटस्टैंडिंग था। इनके में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कहां पर? इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर।
ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, मैं फिर कह रहा हूँ चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे तो। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बस। अब जैसे हमारे 8 लाख रुपए प्रॉफिट निकाले थे आप साहब, नहीं मैंने नहीं। हाँ जिसने भी निकाला वो, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, बताओ क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी सोचने के लिए बोलेगा? पापा जी क्या बोलते हैं, आया ना जा रख दे। आगे कौन मिल जाएंगे? वो मातापुरी करवाएंगे, वो कहेंगे बेटा एडजस्टमेंट करना अभी, ठीक है। और वही आपको कहते हैं, इसमें ये तो हमने एडजस्टमेंट की बात करी, एक चीज और सुनना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में पता है रिवेन्यू टाइप के खर्चे भी आते हैं और कैपिटल टाइप के खर्चे भी आते हैं, ठीक है। रिवेन्यू का मतलब क्या हो गया, आयगत खर्चे, और कैपिटल का मतलब क्या हो गया, पूंजीगत खर्चे। दोनों खर्चे और इनकम रिसिप्ट पेमेंट में आते हैं। मैंने कहा ना वो तो बोले जी वे, कुछ नहीं बोलेंगे, जितना पैसा आया और जितना गया बस लिखते जाओ। मातापुरी दादाजी कराएंगे। अब दादाजी कहते बेटा यहां तूने 2 चीजें लिखी, पापा ने दे तो दिया तुझे ये चीज, इसमें से काम कर, रिवेन्यू आइटम को उठा और इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दे, और यहां से कैपिटल आइटम को उठा और बैलेंस शीट में डाल दे। तो मातापुरी कौन करवाएंगे? आगे जाके करना है, वहां सोचना ही नहीं है। पैसा आया तो लिखते जाओ रिसिप्ट में, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं से भी आए, किसी साल का हो। पता हमने जो मातापुरी करी ना 2010 का इतना था, यहाँ पर 2020 का इतना था, ये जो मातापुरी सब कर रहे थे वो आगे आके कर रहे थे, है ना, यहाँ कहीं नहीं कर रहे थे। ये पॉइंट क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ना है, फटाफट रीड करो और मुझे सोल्व करवाओ। तो चलिए भाई, क्या कोई मातापुरी करोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में? सीधा क्या देखना है, पैसा आया तो लिखो, चाहे कभी का भी मिले, चाहे 50 साल पहले की इनकम आज मिल रही हो लिख दो, पैसा आया कि नहीं आया, आया ना लिख दो। 50 साल बाद कोई खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, 50 साल बाद का कोई खर्चा है जो आज ही कर दिया मैंने, तो आज कर दिया ना खर्चा, लिख दो, ठीक है। चलो तो अब आ जाइए, आप एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसा। अब आंसर है ना आप देने वाले, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर तो अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाए आपको। क्वेश्चन नंबर 2, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब अच्छे से इसको रीड करना। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए सबसे पहले क्या लिखा हुआ भाई? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें फीस मिली है, किस साल की है? क्या मैं देखूंगा लास्ट ईयर है या क्या? मैं सिर्फ ये देखूंगा मिला या नहीं मिला, मिला ना छापो, यहां बात खत्म। मिलते ही तो लिख दो, सोचना ही नहीं है, ठीक है। पेमेंट कर दिया तो यहाँ लिख दो, चाहे अगले साल का हो या पिछले साल का। मातापुरी कहाँ करनी है? दादाजी के पास, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट और पेमेंट अमाउंट, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए सबसे पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस चाहिए, टू बैलेंस बीडी। जरा देखो दिया हुआ है क्या ओपनिंग बैलेंस? सबसे लास्ट में आइए, सबसे लास्ट में लिखा हो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है हमारे पास में? 2000 रुपीज, 2000। तो लिख देते हैं यहाँ पर कैश बैलेंस कितना है? 2000, ठीक है। और यहाँ पर है ना साथ में बैंक भी लिख दो, ठीक है। फिलहाल नहीं लिखा हुआ, लेकिन हो सकता बैलेंसिंग फिगर ये भी आ जाए। जैसे हो सकता क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में दे दे, तो ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर निकालना है, कई बार ऐसा होगा, ठीक है। अब ये नहीं होगा लास्ट में जाके, तो खाली छोड़ के बाद लिख देंगे 2000, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, फीस रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। हमें फीस रिसीव हुई है, सपोज कर लीजिए एक स्कूल है ना, स्कूल वालों को फीस मिली, तो फीस मिली तो हम कहां लिखेंगे? रिसिप्ट साइड में। अब हमें ये देखना है क्या कि लास्ट ईयर की है तो नहीं लिखेंगे, अगले साल के तो नहीं लिखेंगे, नहीं, मिल गई ना छाप दो। बताओ फीस रिसीव्ड हुई है कब की? लास्ट ईयर की। फॉर लास्ट ईयर कितनी मिली? 2000 लिख दो। फिर टू फीस रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, इस साल की भी मिली, ये भी लिख दो। टू फीस फॉर करंट ईयर, हमने तो कहा मिल गई ना, लिखते रहो 60,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, बकाया का मतलब है हमें मिली नहीं है, और जब मिला नहीं है तो यहां पर देखना ही नहीं है, सिर्फ क्या सोचना है, रिसीव हुआ तो लिखते जाओ बस, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे, रिसीव फ्रॉम लेक्चर्स। लेक्चर देने से, अच्छा ये है ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था जिसकी डिटेल दे रखी है आपको, ये एक सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका काम क्या है? वो कहीं पढ़ाता होगा, फीस मिल रही है उसको, लेक्चर देता होगा, फीस मिल रही है, उसके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट तैयार करना है, ठीक है। ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, चलिए रिसिप्ट फ्रॉम लेक्चर, इसने कहीं लेक्चर दिया और क्या मिला इसको? फीस मिली, कुछ अमाउंट रिसीव हुआ, तो क्या लिख दें? टू रिसीव फ्रॉम लेक्चर,
रिसीव फ्रॉम लेक्चर, लेक्चर देने से पैसे प्राप्त हुए कितने? 3000। नेक्स्ट, 3 क्यों बोल रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? आउटस्टैंडिंग को ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट, रेमुनरेशन फॉर असेसिंग आंसर बुक रिसीव्ड, मतलब ये वो आंसर शीट आती है ना, जैसे हमारे बोर्ड की कॉपीज वगैरह होती है, वैसे ही और भी कोई कॉपीज चेक करता होगा, इसने कॉपीज चेक करी, इसके बदले में कुछ इसको अमाउंट रिसीव हुआ, ये भी इनकम है, प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ तो क्या लिखना है? डेबिट में। क्या लिखे? टू रिसीव फ्रॉम, शॉर्ट में लिख देता हूं, रिसीव फ्रॉम असेसिंग, शॉर्ट में तो आएगा ही नहीं है, फुली लिखना पड़ेगा, असेसिंग द आंसर बुक। कितने रिसीव हुए? 20,000। नेक्स्ट, इन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव हुआ ना, लिख दो, ठीक है। क्या लिखेंगे? टू डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव, कितना रिसीव हुआ? 17,000। नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट, ऑनरेरियम रिसीव, बताइए, अब ये स्पेशल आदमी हो गया, वीआईपी है, सीए साहब है, कहीं गए ये और कहीं गए तो इनको मानदेय वगैरह मिला। आपको पता है जैसे कुछ सेलिब्रिटी लोग होते हैं, उनको हम बुलाते हैं तो कुछ चार्ज लेते हैं हमसे। सलमान खान को आपने बुला लिया, फ्री में आ जाएगा? साहब 10-12 करोड़ मांग लेगा, ठीक है, आधा जोधपुर खरीद ले अपन। तो अब क्या होगा, जब भी कोई बड़ा आदमी जब कहीं जाता है क्लब वगैरह में तो कुछ चार्जेस लेता है, उसी तरीके से जो सीए है ये भी कहीं गया होगा और इसके बदले में इसको ऑनरेरियम मिला, ठीक है, कैश मिली इसको, सपोज कीजिए कितने की कैश मिली? 3,000 रुपए की, इनकम है, रिसीव हुआ है, लिख दो। तो ऑनरेरियम एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी। अगर आप सेलिब्रिटी हो, वीआईपी पर्सन हो तो क्या हो जाएगा? रिसिप्ट। और अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? पेमेंट, ठीक है। तो रिसीव हुआ तो क्या लिखेंगे? टू ऑनरेरियम, कितना? 3,000 रिसीव हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट। अब देखो इस पेमेंट के जस्ट नीचे अंडरलाइन कर दो, ये पेमेंट नीचे वाले हैं सारे ना, हाँ, ये जो लिखे हुए ना नीचे सैलरी रिपेयर, ये है वो पेमेंट की मेन हेडिंग है। अब पेमेंट क्या क्या किया हमने? देखो सैलरी पे करी, पैसा गया हमारे यहां से, लिखो बाई साइड में, बाय सैलरी, कितनी? 20,000, 20,000। नेक्स्ट, रिपेयरिंग का खर्चा हो गया 2,000 का, पेमेंट हुआ बाय रिपेयर, पैसे गए ना, पैसा आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट में, आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। बाय रिपेयर कितना अमाउंट गया? 2,000। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया हमने, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000। नेक्स्ट, कार एक्सपेंस पेमेंट किया हमने, हमारे यहां से गया तो बाय कार एक्सपेंस, कितना? 20,000, 25 है, 25,000। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसमें पेमेंट करना पड़ता अपने को, पैसा आया गया? गया। कहां लेके विक्रम जी? बाई में, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 8,000। नेक्स्ट, रेंट पे किया हमने, पैसा आया कि गया? बाई साइड में, बाय रेंट, कितना? 18। भारी भारी रेंट अभी डालो। नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंस, निजी वे, पैसा आया कि गया? कई बच्चे कहेंगे सर निजी वे क्यों आएंगे, मैंने कहा सोचना ही नहीं है, पैसा आया या गया, बात खत्म, ठीक है। बाय पर्सनल एक्सपेंस 4,000। नेक्स्ट, पेमेंट आउटस्टैंडिंग फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, मैंने एक फर्नीचर खरीदा जिसका अभी तक मैंने पैसा दिया ही नहीं है, तो क्या लिखूंगा क्या? नहीं, यहाँ तो सिर्फ क्या सोचना है, वास्तव में पैसा गया कि नहीं गया, महंगा नहीं गया तो बस हटाओ इसको, वहां जाके मातापुटी करना दादाजी के पास। आगे, तो ये बस, अब हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 2,000, वो हमने लिख दिया, ठीक है। बैंक का कहीं पर कुछ जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब बैंक बैलेंस होगा 0, ठीक है, क्योंकि अगर ये भी हम बैलेंस निकालेंगे तो क्लोजिंग कहां जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास, ओपनिंग में 2,000 तो पड़े थे, उसके अलावा ये सारे पैसे हमारे पास आए और ये सारे पैसे हमारे यहां से गए, तो कितने पैसे बचे? वही तो क्लोजिंग बैलेंस होता है, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर कैश, ठीक है। नहीं दिया हुआ तो नहीं, बैंक अगर दिया हुआ ही नहीं, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने भी लिखा, ठीक है, या नहीं दिया हुआ तो हमने भी नहीं लिखना।
2000, 2000, 60, 5000, 20,000, 17,000 एंड 3,000 टोटली नहीं, यहाँ पर भी नहीं आएगा। जैसे आप चाहो ना तो ये लो, इसको भी हटा दो। अगर यहाँ पे दिया हो तो अगर यहाँ ओपनिंग में तो डेफिनेटली क्लोजिंग में भी हो सकता है, बट ओपनिंग में नहीं था तो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लोजिंग में भी नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो हटा दो। 1,09,000 इसकी टोटल आ रही है, उसमें से माइनस 20,000, 2,000, 3,000, 25, 8,000, 18,000 एंड 4,000, 29,000 हमारे पास क्या आएगा, आ रहा है क्या? देखो आ गया, मिठाई बांट दो। इसमें नहीं बनेगा सर वो। क्या इनकम एक्सपेंडिचर? दादाजी के पास जल्दी जाना है अपने को, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है, कल करेंगे अपन वो। तो फटाफट यहाँ तक उतार लो, 1-2 क्वेश्चन इसके होमवर्क दे दूंगा।